अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रोमान शेख है और मैं बिधापुर के नूर हॉस्पिटल में एक इंटर्न हूँ और आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी फैलाने के लिए। तो इसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर इशरत फातिमा, इंचार्ज ऑफ खिदमत क्लिनिक, डॉक्टर भद्रे, मेडिकल ऑफिसर USGC जालना, एंड डॉक्टर हिना मैम, प्रोफेसर BSN डिपार्टमेंट। मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं स्टेज पर बुलाऊंगी डॉक्टर हिना मैम। आज हम लोग यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती है तो उनको भी याद रखना है। तो ये खानदान में भी चलते रहता है, कुछ जीन्स रहते हैं जिसकी वजह से ये होता है, ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से हो सकता है, खाने में ज़्यादा फैट लेने की वजह से भी होता है। ये एक अहम बात ये है कि कोई भी कैंसर हो अगर हम उसको प्रिवेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर अगर उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए जितनी जल्दी हो सके तो उसका इलाज ज़्यादा अच्छे से बेहतर करा सकते हैं। तो यही अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए हम लोग कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है अगर वो भी सेल्फ एग्जामिनेशन यानी औरत ने अगर खुद से अपना चेकअप किए कि मुझे कुछ दाग आ रही है या मुझे कोई तकलीफ है क्या, और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में रिपोर्ट कराए तो वो ज़्यादा आसानी से और अच्छे से इलाज करा सकते हैं। और बहुत सारे कैंसर ऐसे जिसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल होता है, जिसकी सिर्फ मालूमात भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसके बारे में आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो डिफरेंट टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स को आपको हमारे डॉक्टर बताएंगे। ब्रेस्ट कैंसर औरतों में काफ़ी आम है और इसका इलाज भी मुमकिन है अगर सही वक्त पे उसकी जांच हो सके तो। हमारी आज की कोशिश यही रहेगी कि इस मुद्दे पे आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें ताकि अगर आपके आसपास में किसी को ये हो जाए तो आप सबकी मदद कर सकें। हमारा आज का ये प्रोग्राम 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसका पहला मुद्दा होगा कि किस वजह से ये औरतों में पाया जाता है, दूसरा इसके लक्षण क्या होते हैं, तीसरा आप खुद से अपने आप की जांच कैसे कर सकते हैं, चौथा अगर ये किसी को हो जाए तो इसका इलाज कैसे होगा, और पांचवा इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है यहाँ और बिना किसी देरी के मैं मेरी दोस्त महविश को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम महविश फातिमा है और मैं एमएसआर मेडिकल कॉलेज से इंटर्न हूँ। आज हम छाती के कैंसर या स्तन के कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। छाती का कैंसर ये औरतों में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। हर 21 औरतों में से इंडिया में एक औरत को ये आजकल पाया जा रहा है। ये किन वजूहात से होता है और किन लोगों को इसका खतरा लायक होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ इस कैंसर के होने का खतरा बढ़ता जाता है। ये गोलियां सेफ भी रहती है। अगर आप ज़्यादा साल तक ही गोलियां खाते हैं तो आपको और खतरा ज़्यादा रहता है। अगर आपको मोटापा है, बदन में चर्बी ज़्यादा है तो इसका खतरा ज़्यादा है। अगर आपने रेडिएशन एक्सपोजर अगर आपको हुआ या फिर फ़ोन अगर छाती के पास ज़्यादा रखते हैं तो भी इसका खतरा रहता है। शादी के बाद जितने जल्दी पहला बच्चा हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है कि शादी के बाद बच्चे की देरी की जाती है 5-6 साल तक, फिर बच्चा होता है तो वो भी इसका खतरा है। तो अंडाशय का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर अगर आपके किसी करीबी रिश्तेदार को हो तो भी इसका खतरा है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैंसर है? तो कुछ लक्षण और अलामत आपको नजर आएंगी। जैसे सबसे पहला लक्षण है कि आपको छाती में या स्तन में गांठ दिखेगी और वो जो गांठ फर्म या हार्ड रहती है जो हिलती नहीं है और उसमें दर्द भी नहीं लगता। निप्पल से डिस्चार्ज दिखता है
जैसे रेड, ग्रीन या वाइट कलर का। निप्पल का आकार, उसका शक्ल उसकी बदली में नजर आती है, या निप्पल अंदर में धंस गया हो या उसमें खड्डा नजर आए। ब्रेस्ट स्किन का कलर, जो चमड़ी का कलर अगर बदला हुआ दिखते हैं, संतरे के छिलके जैसा कलर अगर आपको दिखे या आपको सूजन जैसा दिखे, तो ये इसकी अलामत है। ब्रेस्ट में कोई जख्म नजर आ रहा है, या फिर आपको 2-3 गांठें एक साथ अगर नजर आ रही है, आपको बगल में कोई गांठ नजर आ रही है, आपका तेजी से वजन कम हो रहा है, जैसा 1 महीने में 5 किलो या 10 किलो कम हो गया, या आपको भूख नहीं लग रही है, तो ये भी इसकी अलामत है। अगर आपके ब्रेस्ट में छोटी सी गांठ हो जो कहीं और कोई दूसरे सिस्टम में, कोई दूसरे आज़ा में चली जाए, जैसे दिमाग में हो, हड्डियों में हो, तो इसकी वजह से भी ये होता है। तो उसमें कौन सी अलामत आपको दिखेंगी? जैसे आपको सर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, पीलापन होगा, आंखें पीली दिखेगी, पेट खुला होगा, छाती में दर्द होगा, छाती खुली हुई दिखेगी। ये सब अलामत आपको अगर दिखे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे करवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईमान सैयद है और आज हम आपको अपनी जांच, छाती की जांच आप खुद घर पे कैसे कर सकते हैं वो समझाना चाहूँगी। तो आपका छाती की जांच घर पे करना एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप उसके स्टेप्स एक एक करके समझ पाए तो काफ़ी मददगार होता है। सही टाइम जांच करने का हर माहवारी के तीसरे या चौथे दिन का सबसे अच्छा और बेस्ट टाइम होता है। जो लोग 55 साल के ऊपर है या उनकी माहवारी रुक गई है या ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने हर महीना एक तारीख तय करके रखना चाहिए। जैसा पहला खड़े होकर भी कर सकते हैं, जब आप नहाने जाते हो जब कर सकते हैं, या कपड़े बदलने हो जब कर सकते हैं। लेट के करना सबसे आसान होता है क्योंकि छाती की गांठ पहचानना उसमें सबसे आसान जाता है। ये वो लोगों को ज़्यादा आदत में डालना चाहिए जिनके घर में किसी को पहले से ब्रेस्ट कैंसर हो, या उनको पहले कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था जिसका उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, या WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से और गवर्नमेंट के हिसाब से 20 से 30 साल वो लोगों ने इस चीज़ को करना चाहिए। इसके 3 स्टेप होते हैं। अब हम एक एक करके उसकी तरफ से जाएंगे, जैसे इस पोस्टर में दिखाया है। पहला, जब आप आईने के सामने खड़े हो तो पहले इसमें हम सिर्फ देख के पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारे छाती में कोई चीज़ अलग दिख रही है जो नॉर्मल से अलग हो चुकी है। इसमें सबसे पहले आप जब हाथ ऊपर करते हो या हाथ ऐसे नीचे भी रखते हो तो आपको देखना है कि दोनों छाती एक जैसी दिख रही है क्या, उनका आकार, उनका शेप, साइज सब सेम दिख रहा है क्या। उसके बाद जो दूध पिलाने की जगह है उसमें से कोई सफ़ेद पानी व खून आ रहा है या कुछ पस है, ये है क्या, वो भी देखना है। इसके अलावा फिर आप अपना हाथ से दोनों ऊपर करके या अपना हाथ अपनी कमर पे टाइट कस के आगे झुककर आईने में देख सकते हो कि कोई छाती दूसरी छाती से छोटी दिख रही है या कोई एक छाती दूसरे छाती से नीचे है या थोड़ी और ऊपर है, तो वो भी इसके लिए एक साइन होता है। इसके बाद तीसरी चीज़ है उसको महसूस करके देखना। महसूस करके देखने के 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली, आप जो साइड को महसूस करके देखने वाले हैं वो साइड का हाथ ऊपर या ऐसा होना चाहिए, और आप अपना उल्टा हाथ इस्तेमाल करोगे। उस तरफ की जांच करने के लिए। जैसे इसमें दिखाया है कि जो हाथ आपको जहाँ करना है उस तरफ का हाथ ऊपर होगा। उस हिसाब से आपको एक तरफ के छाती की चारों जगहों पे देखना है और फिर अपने बगल तक जाना है।
बाद आप वो चीज़ सेम चीज़ आप लेट कर भी कर सकते हैं, क्योंकि लेटने के बाद छोटी गांठ हो, मोती जैसी हो या जो समझ ना आए हो, वो ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। जब आप आपका हाथ इस्तेमाल करोगे तो आपको महसूस करने के टाइम पे 3 उंगलियां इस्तेमाल करनी है और तीनों उंगलियों के ऊपर की जगह से आपको महसूस करना है। जब दबा कर देख रहे हो तो उसको ऐसे दबा के देखना है, ना ही कि पूरा हाथ ऐसे करके, क्योंकि ऐसे करने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि वो गांठ के आकार कैसा है, उसके शेप कैसा है। तो इसको ऐसे इस्तेमाल करें। और ये सब देखकर फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको दर्द है या गांठ लग रही है या फिर कुछ भी, आपको जैसे हमेशा आपको अगर इस चीज़ की आदत रही तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए नॉर्मल क्या है और जब वो चेंज होता है तो आपके लिए नॉर्मल क्या नहीं है। तो इससे आपको हर महीने करने की आदत होनी चाहिए। 40 से 55 साल के ऊपर की उम्र के औरतों को और ज़्यादा आदत होनी चाहिए। आप जब महसूस कर रहे हो तो आप अपने हाथ पे तेल या साबुन लगा के भी कर सकते हो, क्योंकि उससे आसानी जाती है। और इसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। कभी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए, और कभी भी छाती की अगर एग्जामिनेशन या जांच करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं उनके हाथ से, तो आपने हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए है। उससे जल्दी मालूम करने से हम बहुत सारा ट्रीटमेंट और बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम शेख रमशा है और मैं नूर हॉस्पिटल में एक इंटर्न हूँ। अगर किसी को ये ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो हम देखेंगे कि उसका इलाज किस तरह किया जाता है। इलाज शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैंसर का स्टेज कौन सा है, ठीक है, और सिटी स्कैन करवा सकते हैं और एक जांच होती है जिसको बायोप्सी कहते हैं। इन सब के ज़रिए हमें पता चलता है कि कैंसर का स्टेज कौन सा है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ कि कैंसर के कौन से स्टेजेस होते हैं, तो कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है जिसमें छाती में गांठ होती है लेकिन वो 2 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरा स्टेज होता है जिसमें गांठ का साइज 2 सेंटीमीटर से बड़ा होता है लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम होता है। तीसरा स्टेज वो होता है जब गांठ 5 सेंटीमीटर से बड़ी होती है और वो छाती के नीचे जो मसल है वहाँ तक पहुँच चुकी होती है। और चौथा स्टेज होता है जिसमें कैंसर जो है बदन के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया होता है। तो हम कैंसर का स्टेज कौन सा है वो देखेंगे। इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ता है कि मरीज़ की उम्र कितनी है, मरीज़ को कैंसर के अलावा कोई दूसरी बड़ी बीमारी है या फिर वो कोई भी इलाज को कितना बर्दाश्त कर सकता है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड करना पड़ता है। तो अभी उसके लिए हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहला है सर्जरी यानी कि ऑपरेशन, दूसरा है कीमोथेरेपी, तीसरा है रेडियोथेरेपी और चौथा है हार्मोन थेरेपी। ऑपरेशन में हम जो कैंसर की गांठ है उसको निकाल देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें गांठ के साथ साथ छाती का कुछ हिस्सा या फिर पूरा हिस्सा भी निकालना पड़ सकता है। दूसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम इंजेक्शन के ज़रिए दवा देते हैं। ये दवा जो है जिसके दूसरे हिस्से में जहाँ पे भी कैंसर सेल मौजूद है वहाँ पहुँचकर उनको मारने में मदद करती है। आमतौर पर ये हम कीमोथेरेपी ऑपरेशन के बाद देते हैं, लेकिन कभी बाज़ औक़ात में कैंसर की गांठ जो काफ़ी बड़ी होती है तो हम ऑपरेशन से पहले ये दवा देते हैं, जिसकी वजह से गांठ का साइज जो है कम हो सकता है और ऑपरेशन में आसानी होती है। कीमोथेरेपी में कैंसर के सेल तो मरते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हमारे नॉर्मल सेल्स पे भी असर होता है, तो जिसकी वजह से हमको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि कमज़ोरी महसूस होना, बालों का झड़ना, उल्टियाँ वगैरह, पेट खराब होना, भूख कम लगना या ना लगना। ये कीमोथेरेपी हर 21 दिन में दी जाती है, जिसको एक साइकिल कहते हैं। ऐसे कुल मिला के 6 साइकिल्स में ये दवा कीमोथेरेपी के ज़रिए दी जाती है।
तीसरा है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में रोशनी या लाइट दी जाती है जो कि कैंसर सेल को मारने में मदद करती है। ये रोशनी जिस्म को अंदर से भी दी जा सकती है या बाहर से भी दी जा सकती है। और चौथा है हार्मोन थेरेपी। हमारे जिस्म में एस्ट्रोजन करके एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो जिन लोगों में कैंसर सेल में ये एस्ट्रोजन का ज़रा पाया जाता है, तो उन लोगों में हम हार्मोन थेरेपी भी दे सकते हैं। अब हमें कौन से पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट देना है, उसके लिए हमें कैंसर का स्टेज देखना पड़ता है। अगर कैंसर पहले या दूसरे स्टेज पे है तो उसके लिए हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी देते हैं। लेकिन अगर कैंसर तीसरे या चौथे स्टेज में पहुंच गया है, दूसरे हिस्सों में भी पहुंच गया है, तो कीमोथेरेपी भी हमको देनी पड़ सकती है साथ साथ में ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी के अलावा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख मदीहा है और मैं नूर हॉस्पिटल में इंटर्न डॉक्टर हूँ। आप लोग ने अभी तक छाती का कैंसर क्या होता है, उसका इलाज क्या है, उसकी अलामतें क्या है देखा है। अब हम उसके रोकथाम के बारे में बात करेंगे। जिन वजह से ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का कैंसर होता है, उन्हीं चीज़ों को कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहले वजन का ज़्यादा बढ़ना। ज़्यादा वजन के बढ़ने से जिस्म में कुछ जो सेल होते हैं, चर्बी होती है, वो ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जिससे छाती का कैंसर बढ़ सकता है। ज़्यादा वजन को कैसे कम करें? रोज़ाना वर्जिश करें 20 से 30 मिनट। सब्जी तरकारी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तले भुने चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, चर्बी की चीज़ों का। इसके अलावा विटामिन सी, जो फ्रूट्स, जो फलों में सब्जी तरकारी होता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। तेज जायका वाले चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे अदरक, लहसुन, इनका इस्तेमाल खानों में ज़्यादा रखें। आंवला का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा पैदाइश के बाद बच्चों को 1 साल तक दूध पिलाने से बच्चे की सेहत भी अच्छी रहती है और माँ भी ब्रेस्ट कैंसर जैसे नुकसानदायक बीमारियों से बच जाते हैं। कुछ औरतों को आदत रहती है कि वो सीने में, ब्लाउज में फोन रखते हैं, इससे बचे। जिसके फोन के साथ जहरीली शुआएं भी रहती है, वो शुआएं छाती के कैंसर के बढ़ने में मदद देती है। इसके अलावा हर औरत माहवारी खत्म होने के बाद अपनी खुद से जांच कराए छाती की। हर 40 साल की उम्र के होने के बाद हर साल अपने छाती की सोनोग्राफी कराएं। इसके अलावा जिन औरतों में ज़्यादा खतरा होता है, यानी कि जिसके बारे में माँ बाप को पहले हुआ, बहन और माँ को पहले हुआ था, या जिसकी औलाद 30 साल के बाद हुई है, या जिसकी माहवारी 10 साल से पहले आ गई थी, इन औरतों ने 35 साल की उम्र के बाद हर 6 महीने में अपने छाती की सोनोग्राफी की। शुक्रिया। क्योंकि हम लोग आज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगी कि हर छाती की गांठ कैंसर नहीं होती और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी गांठ कैंसर के अलावा दूसरी वजह से भी हो सकती है और वो छाती के बाहर फैलती भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गांठ को आसानी से लिया जाए। हमारी आज की कोशिश यही थी कि आप सबको छाती के कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें ताकि आप लोग उसका इलाज जल्द से जल्द करवा सकें। उम्मीद रखती हूँ कि ये प्रोग्राम से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला और ये मददगार रहा। थैंक यू। मम्मा को रहा है या फिर जेनेटिक किसी को रहा है,
अगर ब्रेस्ट कैंसर ना हो, कोई दूसरा कैंसर हो, जैसे ब्लड कैंसर हो, कोई दूसरा कैंसर हो और उनके जनरेशन में आ सकता है ये कैंसर? आ जाओ ब्रेस्ट कैंसर है, कोई ब्रेस्ट कैंसर के नाम उसके जीन जो रहते हैं उसके साथ ब्लड कैंसर हो, मुंह का कैंसर हो, नहीं ज़रूरी नहीं है अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ज़्यादा चांसेस वही आता है, वही आ सकता वही और अगर लेडीज में ना होते हुए मतलब जेंट्स में हो, मतलब बहुत rare होता है दादा gents। को हो तो बच्चों में आ सकता है। कौन सा कैंसर बोल रहे हैं कोई भी कैंसर मतलब हाँ कैंसर बच्चों में ब्रेस्ट कैंसर की शक्ल में आ सकता है। नहीं दूसरा कैंसर ऐसी शक्ल में नहीं आएगा आमतौर पे अगर माँ को या बहन को था घर में तो वो लोग अच्छा, हमारे पास ऐसा केस है कि हमारे जिठानी है, उनको ब्रेस्ट कैंसर रिसेंटली हुआ है, उनका ऑपरेट भी हुआ है, तो वो जेनेटिक है। उनके दादा को था, दादी को था, तो वो कैंसर मतलब ब्लड कैंसर होने की कैंसर में भी अलग अलग किस्म के रहते हैं ना तो कोई ना मतलब किसी को हो सकता है कि अलग अलग है ना मतलब उनके फादर को जो था तो दूसरा कुछ कैंसर होगा ब्रेस्ट का नहीं होगा ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रही हूँ मैं। फादर को मतलब ब्लड कैंसर था, हाँ तो दादा को ब्लड कैंसर था, और जो जनरेशन में आया वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो उसके बारे में जरा बताइए। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फैमिली की कंडीशन में रहता है वो फैमिली में रन होता है अगर है किसी को तो इट रन्स इन फैमिली एंड इट इज रिलेटेड टू जीन्स आल्सो तो मतलब ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी किस्म का कैंसर ना हो, तो ब्लड के मतलब ये कैंसर वन आमतौर पे सेम किस्म का ही आता है ब्लड का ब्लड या फिर rare ब्रेस्ट का case। ब्रेस्ट मेरा ये क्वेश्चन है मिस अभी वो मतलब फातिमा जो थी सेकेंड वाली तो उसने बताया कि जैसे कैंसर कैसा होता मीन्स जो समय कम उम्र में जल्दी उनके मैंसेस शुरू होते हैं मतलब रेगुलर में और जिनके लेट होते हैं उनको नहीं होता जिनके मैंसेस ज़्यादा स्टार्ट हो जाते जल्दी से कम उम्र में भी तो इसका डिफरेंस क्या है मैम मतलब कैसे समझ सकते हैं कि इनको कैंसर हो सकता है इनको नहीं हो सकता लेट वालों को नहीं वो तो हार्मोन के डोज पे है बॉडी में कितना कैसे हार्मोन प्रोडक्शन होता है और ड्यूरेशन पे रहता है जैसे बोले कि किसी को जल्दी महामारी आती और उसकी देर तक चलती तो वो हार्मोन को ज़्यादा एक्सपोज हुआ ना तो वो हार्मोन स्पेशली ईस्ट्रोजन एक बॉडी में हार्मोन रहता है वो उसके एक्सपोजर से लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से ये कॉज है वन ऑफ द कॉज है इसकी जल्दी आने के मैंसेस की मतलब कॉजेस क्या है सिम्टम्स क्या ऐसा क्या बोल सकते हैं कि मतलब इससे एक जल्दी तो फैमिली में रहेगा ना मेंसेस और दूसरा तो मीडिया इन्वायरमेंट फूड इसकी वजह से अभी आ रहा ना मेंसेस ये एक रीज़न हो सकता और अभी एक मैंने एक ये भी पढ़ा मैम ने एक बुक में मैंने सभी को आपने डिस्कस नहीं की इसमें कि मीन जो फैमिली रिलेशन में रहते हैं मतलब कज़न भाई बहन जैसे मतलब रिलेशन हुड के जो फैमिली में शादियाँ होती है तो उसमें लेडीज़ को ज़्यादातर उसमें ये ब्रेस्ट कैंसर का एक मतलब एक अभी ट्रेंड देखने को आया जैसा फैमिली में जैसा तो ऐसा क्यों मतलब जो फैमिली रिलेशन हुड में रहता है जो ब्लड हेल्थ में रहता है तो वो एक ही फैमिली के हो सकता है फैमिली कंडीशन में तो रन हो रही होंगी वो मतलब एक भी सोचे मतलब क्यों है उसका कॉज क्या है मतलब अब जैसा अभी बच्चों के लिए तो बोलते हैं कि फैमिली होम में अगर शादियां करें मतलब एक रिलेशन ब्लड रिलेशन में तो थोड़े बच्चों में एबनॉर्मल नहीं हाँ, हो सकता है, ऐसे है। लेकिन ये कैंसर में भी अभी ट्रेंड बता रहे हैं कि मतलब ये इसमें भी कैंसर लेडीज को हो रहा मीन्स यंग जनरेट में ही हो रहा है जैसा तो व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस वो फैमिली टेंडेंसी हो सकती है ना उनकी कोई जीन्स होंगी सिमिलर ही रहेगी ना ऑलमोस्ट उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे तो वो सेम है तो हो सकता है वही कुछ कंडीशन हो सकता है उसके लिए रिसर्च या फिर और स्टडीज अच्छा मैम एक ये भी क्वेश्चन है मेरा कि मतलब आप बोल रहे हैं कि मीन्स ये सिम्टम्स है ये कॉजेज है इसके सिम्टम्स पहले दिख जाते हैं रादर दैन दिस अगर सिम्टम्स नहीं भी समझ में आए अगर कुछ ऐसा अपने को एक बुखार आया फीवर आया फिर अपने को समझ में आता है कि नहीं अपन डॉक्टर के पास एक चेकअप के लिए जाए तो वेल एंड देन अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलने के लिए आपके डायग्नोसिस करके आओ तो डायग्नोसिस करने के बाद मतलब अपने को कोई सिम्टम्स नहीं लगे देन रादर देन आपको डॉक्टर या जो भी डॉक्टर है आप जिसके पास कंसिडर करेंगे तो वो बोलते हैं कि चलो आपको कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर तो हाउ इट कुड बी मतलब ये कैसे हो सकता है इसके सिम्टम कॉजेस वी कांट सी बिफोर नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिम्टम्स स्टार्ट होंगे तो ये होगा ये तो अपन एक अवेयरनेस बढ़ा रहे कि ऐसा हो कि एक स्टेज से जाते हैं लेकिन कुछ बीमारियाँ कैसे होती है सडन भी हो सकता है या फिर हिडन रह सकता है बाद में आपको ज़ाहिर हो सकता है आप कोई और बीमारी के लिए होकर जाते हैं कभी भी ये डिटेक्ट हो सकता है आपको और बीमारी नहीं अपने को ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं फीवर वगैरह जा रहा नहीं तो चलो एक डॉक्टर को आते हैं डायग्नोस कर रहे तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये टेस्ट कराओ तो उसमें एकदम सडनली वो बोलते हैं नहीं आपका कुछ बीमारी टिपिकल सिम्टम्स के साथ नहीं आती जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही उसमें आएंगे कुछ और सिम्टम्स भी आ सकती है और आप जैसे बहुत सारे लोगों को डायबिटीज पता ही नहीं चलता जाके कोई और चेकअप के पास जाए तो पता चला शुगर हो गई वैसे ही हो सकता है कि अगर सिम्टम्स थोड़े अलग हट के आए आपको डाक नहीं दिखेंगे लेकिन फीवर उसका
वे मीन्स एक वो होता है कि इसका फोकस आता है कि बाद में ब्रेस्ट का ऐसा डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता, मीन्स एक जनरल क्वेश्चन है, मीन्स अभी ऐसा सुनने में तो नहीं आया। देना एक बार रिमूव करने में नहीं। अच्छा, उसका कुछ ऐसा वही नहीं, तो वुमेन कैन गिव विदाउट वन ब्रेस्ट। आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उसको फील नहीं आना ऐसा। नो, वुमेन कैन गिव विदाउट वन ब्रेस्ट। इन द ऑपोजिट होगा, एक बार उसको उसका क्या मेन पर्पस क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द बेबी, उसके बच्चों को उसको फील करना है। बिकॉज वो एक बार कंप्लीट हो गया तो बिकॉज एक ब्रेस्ट को हुआ तो सेकंड ब्रेस्ट को भी होने के चांसेस रहते हैं। सपोज अगर दोनों को हो गया, दोनों को निकाल नहीं सकते। अगर जरूरी है तो निकालना पड़ेगा ना, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा फैल चुका है उसकी वजह से कैंसर हो रहा है तो निकालना पड़ेगा। और उसकी भी क्या करते हैं, आर्टिफिशियल अच्छा, बना के लगा सकते हैं कि ताकि उसको she will survive without this means both this. she can do, but she won't even have artificial. Okay, thank you. Nice question. अभी मेंसेस के बारे में बात हो रही थी, तो हमारा जो इंडिया का मतलब वेदर है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल एज क्या होनी चाहिए बच्चे की, ना अर्ली हो ना लेट। एक्चुअल एज अगर आप बता दें तो आगे लेके वो जैसे साइड में सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू इंडिया का जो वेदर है या फिर जो एटमॉस्फेयर है उसके हवाले से बता दें तो 25 के about 24 या 25। अकॉर्डिंग टू इंडिया वेदर एज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अर्ली एज में स्टार्ट होती है मेंसेस, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 12 to 14 ईयर इज अप्रोप्रिएट। 12 to 14। 12 to 14 के बाद अगर आ रहे हैं तो डेट कंसीडर होना। और अगर 10 के आसपास आ गए तो अर्ली। बाहर तो कंट्रीज में रहना ऐसा रहता है, इवन 8 and 9 years old child is starting the vaccine. डिपेंड्स ऑन देयर एनवायरनमेंट, Hormones है उनका खाना है, उनका Yeah. लाइफस्टाइल, इसके हिसाब से डिसाइड होता है। वहाँ पे जल्दी होता है, अपने पास वाले लेकिन आजकल मीडिया और ये जो चाहे वगैरह बच्चों की पहले इसकी वजह से अच्छी चीज़ें सारी बातें नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को और कोई सवाल है? टारगेट थेरेपी क्या होती है इसके बारे में हमारी जेठानी को उनको ब्रेस्ट कैंसर मतलब कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर, तो उनका ये चल रहा है टारगेट थेरेपी, वो क्या है जरा प्लीज। जो कीमोथेरेपी जो बताया है ना चीज वैसे उसमें ही है तो उसमें जो मेन जो ऑर्गन जो अफेक्ट हुआ है उसको टारगेट करके या फिर जैसे बोलेंगे ना उसके भी एक अकसाम रहते हैं, जैसे वो उसका एक हिस्सा में समझिए तो कौन से स्टेज पे है आपका कैंसर और क्या लग रहा है उसके हिसाब से वो डिसाइड करके उसको डिफरेंट नाम दिए जाए। क्योंकि फर्स्ट टाइम सुनने में आया है टारगेट थेरेपी, इससे पहले केमोथेरेपी वगैरह सुने थे तो उसमें ही थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, नए अपडेट्स रहते हैं, नए तरीके रहते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत नाम जैसे चेंज करके बताया। इलाज तो वो करना ही है, टारगेट क्या रहेगा कि वो कैंसर तक को मारना ही है, वो खत्म करना है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अपडेट करते हैं। थैंक यू। एक अलार्म बोलना है, आप लोगों ने जितना सुने यहाँ पर जितना समझे वो जाकर अपने घर में अपने अदर फैमिली मेम्बर्स को, आस पड़ोस के औरतों को जो आपके पास काम करते हैं आप लोग वहाँ उन सबको ये इन्फॉर्मेशन फैलाइए ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। अवेयरनेस करना। हमारे पास चेकअप करने के लिए नीचे डॉक्टर रेडी है, तो अगर आप लोगों को किसी को जाना है तो अभी भी जा सकते हैं। नीचे खिदमत हॉस्पिटल में बोल देना था उनको। खिदमत हॉस्पिटल की जो है ना क्लिनिक, उसी में बोल देना। आप सारे लोग हमारे साथ आज जुड़े ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी हासिल करने के लिए, इसके लिए आप सबका शुक्रिया और गुजारिश है कि आप आगे भी ये बात फैलाएं आपके रिश्तेदारों में और सहेलियों में और घर में। थैंक यू।